कंपनी ने जल्द ही पटना, बालासोर, ढाका, बंगाल, बिहार के दूसरे स्थानों पर फैक्ट्रियां खोल दी। अब उसकी इच्छा थी कि बंगाल में उसकी एक स्वतंत्र बस्ती होनी चाहिए। अब वह भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने की सपने देख रही थी, ताकि मुगलों को मजबूर करके व्यापार में मनमानी करने की छूट ले ली जाए, भारतीयों को अपना माल सस्ता बेचने और कंपनियों को माल महंगा खरीदने के लिए मजबूर किया जा सके, प्रतिद्वंदी यूरोपीय व्यापारियों को बाहर रखा जाए और कंपनी का व्यापार भारतीय राजाओं की नीतियों से स्वतंत्र रहकर जारी रहे। राजनीतिक सत्ता स्थापित करके कंपनी भारतीय राजस्व पाने और इस तरह से इस देश को इसी के साधनों से जीतने की आशा कर सकती थी। उस समय ऐसी योजनाएं खुलकर सामने रखी गई। वर्ष 1687 में कंपनी के डायरेक्टरों ने मद्रास के गवर्नर को सलाह दी कि वह एक ऐसी नागरिक और सैनिक शक्ति स्थापित करे और राजस्व को सुरक्षित और इतना बड़ा स्रोत बनाए कि भारत में एक बड़े मजबूत और हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित ब्रिटिश राज्य की नींव डाली जा सके। 1689 में उन्होंने घोषणा की कि हमारे राजस्व वृद्धि हमारा उतना ही बड़ा उद्देश्य है जितना कि हमारा व्यापार। जिस समय विषयों दुर्घटनाएं हमारे व्यापार में बाधा डाल रही हो, उस समय यही वस्तु है जो हमारी शक्ति को बनाए रख सकेंगी। यही वस्तु है जो भारत में हमें एक राष्ट्र के रूप में स्थापित करे। फिर 1686 में जब अंग्रेजों ने दिल्ली को तहस नहस कर दिया और मुगलों सम्राट के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, तब दोनों के बीच शत्रुओं की शुरुआत हो गई। 1686 में जब अंग्रेजों ने मुगली के तहस नहस कर दिया और मुगल सम्राट के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी गई, तो दोनों की भी शत्रुता की शुरुआत हो गई। पर अंग्रेजों ने स्थिति को पूरी तरह गलत समझा था और मुगलों की शक्ति को कम करके आंका था। औरंगजेब के शासन में मुगल साम्राज्य अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मामूली ताकत पर बहुत भारी था। युद्ध का अंत अंग्रेजों के लिए घातक रहा। उन्हें बंगाल स्थिति उनकी फैक्ट्रियों में खदेड़ दिया गया और वे गंगा के मुहाने के एक द्वीप में शरण लेने के लिए बाध्य हो गए। जो बीमारियों का गढ़ उनकी सूरत, मछलीपट्टनम और विशाखापट्टनम स्थिति फैक्ट्री पर भी कब्जा हो गया और बम्बई स्थित उनको किले पर घेरा पड़ गया। जब अंग्रेजों ने दिल्ली को तहस नहस कर दिया और मुगल सम्राट के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, तब दोनों की भी शत्रुता की शुरुआत हो गई। पर अंग्रेजों ने स्थिति को पूरी तरह गलत समझा था और मुगलों की शक्ति को कम करके आंका था। औरंगजेब के शासन में मुगल साम्राज्य अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मामूली ताकत पर बहुत भारी था। युद्ध का अंत अंग्रेजों के लिए घातक रहा। उन्हें बंगाल स्थिति उनकी फैक्ट्रियों से खदेड़ दिया और वे गंगा के मुहाने के एक द्वीप में शरण लेने के लिए बाध्य हुए। जो बीमारियों का गढ़ था, उनकी सूरत, मछलीपट्टनम और विशाखापट्टनम स्थित फैक्ट्रियों पर भी कब्जा हो गया था और बम्बई स्थिति उनके किले पर घेरा पड़ गया था। यह देखकर कि अंग्रेज अभी भी मुगल शक्ति से लड़ने में समर्थ नहीं है, उन्होंने एक बार फिर झुककर दरबार में हाजिरी बजाई और प्रार्थना की कि उन्होंने जो अपराध किए हैं उन्हें क्षमा किया जाए। उन्होंने भारतीय शासकों की संरक्षण में व्यापार करने की इच्छा प्रकट की। जाहिर है कि उन्हें सबक मिल चुका था। मुगल सम्राट से व्यापार संबंधी छुट्टी लेने के लिए एक बार फिर उन्होंने चापलूसी और विनम्रता का सहारा लिया। मुगल अधिकारियों ने अंग्रेजों की बदमाशी को फौरन माफ कर दिया गया। वे यह तो जान भी नहीं सकते थे कि हानिकारक दिखाने वाले ये विदेशी व्यापारी एक दिन देश के लिए गंभीर खतरा बन जाएंगे। इसके बजाय उन्होंने यह मान लिया कि कंपनी के द्वारा किए जा रहे विदेशी व्यापार से भारतीय दस्तकारों और व्यापारियों को लाभ होता है और इस तरह सरकारी खजाने की आमदनी बढ़ती है। इसके अलावा जमीन पर कमजोर होने के बावजूद अंग्रेज समुद्रों में काफी मजबूत थे और इसलिए भी ईरान, पश्चिम एशिया, उत्तरी पूर्वी अफ्रीका तथा पूर्वी एशिया के साथ होने वाले भारतीय व्यापार और जहाजरानी को पूरी तरह तहस नहस करने में समर्थ हुए। इसलिए औरंगजेब ने 1,50,000 रुपए हर्जाना लेकर उन्हें फिर से व्यापार करने की छूट दे दी। 1698 में कंपनी ने सुल्तानाती कलकत्ता, कालीघाटा और गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त कर ली। 1698 में सुल्तानाती कालीघाटा और गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त कर ली। इतने 1.5 लाख रुपए हर्जाना लेकर उन्हें फिर से व्यापार करने की छूट दे दी गई प्राप्त कर ली और वहां उन्होंने अपनी फैक्ट्री के इर्द गिर्द फोर्ट विलियम नाम का किला बनवाया। यह गांव जल्द ही बढ़कर एक नगर बन गया जिसे अब कलकत्ता कहा जाता था। अच्छा, वर्ष 1770 में कंपनी ने सम्राट ब्रिटिश से एक फरमान प्राप्त किया था जिसमें 1691 में उन्हें प्राप्त विशेषाधिकार का दोबारा मान्यता दी गई
और उन्हें गुजरात और दक्कन तक भी बढ़ा दिया गया। लेकिन 18वीं सदी पूर्वाध में बंगाल और मुर्शिद कुली खान और अलीवर्दी खान जैसे शक्तिशाली नवाबों का शासन था। वे अंग्रेज व्यापारियों पर कड़ा नियंत्रण रखते थे तथा अपने विशेषाधिकार के दुरुपयोग से उन्हें रोकते थे। उन्होंने अंग्रेजों को कलकत्ता की किलेबंदी को मजबूत बनाने और नगर पर स्वतंत्र रूप से शासन करने की छूट नहीं दी। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी नवाब का एक जमींदार होकर 1.5 लाख रुपए हर्जाना लेकर उन्हें फिर से व्यापार करने की छूट दे दी। ठीक है। 1698 में कंपनी ने सुल्तानाटी, कालीकटा और गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त कर ली और वहां उन्होंने अपनी फैक्ट्री के इर्द-गिर्द फोर्ट विलियम नामक का किला बनवाया। यही गांव जल्दी बढ़कर एक नगर बन गया जिसे कलकत्ता कहा गया। वर्ष 1717 में कंपनी ने सम्राट फर्रुख शेर के एक फरमान प्राप्त किया और 1691 में उन्हें प्राप्त विशेष अधिकारों को दोबारा मान्यता दी गई और उन्हें गुजरात और दक्कन तक भी बढ़ा दिया गया। लेकिन 18वीं सदी कुली खान और अलीवर्दी खान शक्तिशाली नवाबों का शासन रहा था। अंग्रेज व्यापारियों पर कड़ा नियंत्रण रखते थे तथा अपने विशेषाधिकार के दुरुपयोग से उन्हें रोकते थे। उन्होंने अंग्रेजों को कलकत्ता की किलेबंदी को मजबूत बनाने और नगर पर स्वतंत्र रूप से शासन करने की छूट भी नहीं दी। वे ईस्ट इंडिया कंपनी के नायक का एक जमींदारी होकर रह गए। कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरी नहीं हुई, मगर उनका व्यापार पहले से बहुत अधिक फला फूला। भारत से इंग्लैंड में होने वाला प्रतिवर्ष आया 1708 में 5 लाख पाउंड था, मगर 1740 तक वह 17,95,000 पाउंड का हो गया था। मद्रास, बम्बई और कलकत्ता की अंग्रेज बस्तियां विकसित हो रहे नगरों का केंद्र बन गई। बड़ी संख्या में भारतीय व्यापारी और बैंकर इन नगरों की आकर्षित हुए। ऐसा अंशतः इन नगरों में उपलब्ध नए व्यापारिक अवसरों के कारण था और असंख्य इस कारण की मुगल साम्राज्य के बिखरने इन नगरों के बाहर ने अनिश्चित और असुरक्षा की परिस्थितियां थी। 18वीं सदी के मध्य तक मद्रास की जनसंख्या बढ़कर 3 लाख, कलकत्ता की 2 लाख, मुंबई की 70,000 हो चुकी थी। इस 1666 में पूर्व में व्यापार करने का एक अधिकार कंपनी को 15 वर्षों के लिए दिया गया। इस कंपनी का स्वतंत्रता स्वरूप एक पूरी तरह बंद निगम या इजारेबाजी जिनकी भारत में कंपनी की फैक्ट्री एक किलेवन क्षेत्र जैसी होती थी, जिसके अंदर गोदाम, दफ्तर और कंपनी के कर्मचारियों के लिए घर होते थे। ध्यान दें कि इन फैक्ट्रियों को उत्पादन का कोई काम नहीं होता था। उनकी वास्तविक आमदनी का स्रोत देश के ही अंदर का वह व्यापार था जिसकी छूट उन्हें कंपनी देती थी और इसी आमदनी के लिए कर्मचारी भारत नौकरी करने बेचैन रहते थे। हाँ, भारत और यूरोप के बीच व्यापार करने का अधिकार केवल कंपनी के लिए सुरक्षित। दक्षिण में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच टकराव। नए नए क्षेत्र और राजनीतिक सत्ता स्थापित करने की ईस्ट इंडिया कंपनी की जो महत्वाकांक्षा 17वीं सदी के अंत में औरंगजेब के हाथों में धूल चाटने लगी थी, वह 1740 के दशक में दोबारा उभरी और मुगल साम्राज्य का पतन कुछ स्पष्ट होने लगा। नादिर शाह के हमले के बाद केंद्रीय सत्ता का पतन खुलकर सामने आ गया, लेकिन पश्चिमी भारत में विदेशी घुसपैठ की बहुत गुंजाइश न थी, क्योंकि यहाँ पर शक्तिशाली मराठों का प्रभुत्व था। पूर्वी भारत में अलीवर्दी खान ने कड़ा नियंत्रण कायम कर रखा था, लेकिन दक्षिण भारत में परिस्थितियाँ विदेशी दुस्साहसियों के लिए धीरे धीरे अनुकूल होती जा रही थी। वहाँ औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात केंद्रीय सत्ता नहीं रह गई थी। 1728 में निज़ामुल मुल्क और आशफ जाह की मौत के बाद उनका मजबूत शासन नहीं रह गया था। इसके अलावा चौथ वसूलने के लिए मराठा सरदार हैदराबाद और दक्षिण के दूसरे भागों में लगातार हमले करते रहे। इन हमलों के कारण राजनीतिक परिस्थिति अनिश्चित हो गई, प्रशासन नष्ट हो गया। कर्नाटक में गद्दी के लिए भाई भाई से लड़ रहा था। उसके बाद है इन परिस्थितियों से विदेशियों को भी अपना राजनीतिक प्रभाव फैलाने और दक्षिण भारत में मामलों पर नियंत्रण स्थापित करने में सहायता मिली। लेकिन व्यापारिक और राजनीतिक दावे सामने रखने में अंग्रेज अकेले न थे।
7वीं शताब्दी के अंत तक अपने पुर्तगाली और डच प्रतिद्वंदी को तो नष्ट कर चुके थे, पर फ्रांस एक नया प्रतिद्वंदी बनकर खड़ा हो गया। 1744 से 1763 अर्थात 20 वर्षों तक की भारतीय व्यापार, संपत्ति और क्षेत्र पर अधिकार के लिए फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच भयानक युद्ध होते रहे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। पूर्वी तट पर कलकत्ता के पास चंद्रनगर और पांडिचेरी में उन्होंने मजबूत स्थिति बना ली थी। पांडिचेरी को पूरी तरह किलाबंद किया गया तथा पूर्वी और पश्चिमी तटों पर बंदरगाह, फ्रांसीसी कंपनी और कुछ फैक्ट्रियां भी थीं। इसने हिंद महासागर में मॉरिशस और यूनियन द्वीपों पर कब्जा कर लिया। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बुरी तरह से फ्रांस सरकार पर निर्भर थी, जो अनुदान, कर्ज और दूसरी सुविधाएं देकर उनकी सहायता करता था। फलस्वरूप उस पर सरकार का बहुत अधिक नियंत्रण था। वहीं 1723 में के बाद डायरेक्टरों की नियुक्ति करती रही। कंपनी का सरकार पर नियंत्रण उसके लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हुआ। उसमें फ्रांस में एक निरंकुश, अर्ध सामंती और अलोकप्रिय सरकार थी, जो भ्रष्टाचार, निकम्मापन, अस्थायित्व की मारी हुई थी। भविष्योन्मुखी न होकर सरकार प्रतीत परंपराओं से जकड़ी हुई थी, आमतौर पर समय की आवश्यकताओं को समझने से दूर थी। इस तरह की सरकार का नियंत्रण कंपनी के हितों के लिए घातक हो सकता था। 1782 में यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड का युद्ध भड़क गया। यूरोप का यह इंग्लैंड फ्रांस युद्ध जल्द ही भारत तक पहुंच गया। यहाँ दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी टकराने लगे। बस 1748 में फ्रांस और इंग्लैंड का समान युद्ध समाप्त हो गया। फिर भारत में व्यापार और क्षेत्रीय अधिकार को प्रतिबद्धताएं बनी रहे। इनका फैसला इस पार या उस पार होना ही था। इस पांडिचेरी में फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले था, जिसने यह नीति निकाली कि भारतीय शासकों के आपसी झगड़ों में अनुशासित और आधुनिक फ्रांस सेना के द्वारा हस्तक्षेप किया जाएगा और एक के खिलाफ दूसरे का साथ देकर विजेता से मुद्रा, व्यापार और क्षेत्र संबंधी लाभ लिए जा सकते हैं। इस तरह फ्रांसीसी कंपनी लाभ के लिए भारत से अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए उसने स्थानीय राजाओं, नवाबों, सरदारों, साधनों, सेनाओं का उपयोग करने की योजना बनाई। रणनीति की सफलता में केवल एक ही बात बाधक हो सकती थी, अर्थात भारतीय शासकों द्वारा विदेशी हस्तक्षेप की अनुमति से इनकार करना। ऐसी विदेशी हस्तक्षेप की अनुमति से इनकार भारतीय शासक देशभक्ति की भावना से प्रेरित न होकर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और लाभ की संकुचित भावना से प्रेरित थे। देशी शत्रुओं से हिसाब चुकाने के लिए विदेशियों की सहायता मांगने पर उन्हें कोई हिचक न थी। 1748 में कर्नाटक और हैदराबाद में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई जहां डुप्ले के षड्यंत्रकारी दिमाग को खुलकर खेलने का मौका मिला। कर्नाटक में चंदा साहब ने नवाब अनिरुद्धुद्दीन के खिलाफ षड्यंत्र करना प्रारंभ कर दिया। हैदराबाद में निजामुल मुल्क आसफ जहां के मरने का उसके बेटे में नासिर जंग और पोते मुजफ्फर जंग में सत्ता के लिए गृह युद्ध छिड़ गया। इस स्थिति का डुप्ले ने लाभ उठाया और चंदा साहब और मुजफ्फर जंग से इस बात में गुप्त समझौता कर लिया कि वे अपने प्रशिक्षित फ्रांसीसी और भारतीय सैनिकों द्वारा उनकी सहायता करेगा। 1749 में 3 सहभागियों ने आम्बूर के युद्ध में अनवारुद्दीन को हराकर मार डाला। बेटा मोहम्मद अली तिरुचिरापल्ली भाग गया। शेष कर्नाटक चंदा साहब के अधिकार क्षेत्र में आ गया। उसने पुरस्कार स्वरूप फ्रांसीसी के पांडिचेरी के निकट 80 गांव दे दिए। फ्रांसीसी हैदराबाद में सफल रहे। नासिर जंग मारा गया। मुजफ्फर जंग निज़ाम अर्थात दक्कन का सूबेदार बन गया। नए निज़ाम ने पांडिचेरी के निकट जर्मनी और मसूलीपट्टनम के प्रसिद्ध नगर फ्रांसीसी कंपनी को पुरस्कार में दे दिया। उसने कंपनी को 5 लाख रुपए और उसकी सेनाओं को भी 5 लाख रुपए दिए। डुप्ले को 20 लाख रुपए के साथ एक जागीर मिली, जिसकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए थी। इसके अलावा पूर्वी तट पर कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक मुगल क्षेत्रों का उसने ऑनरेरी गवर्नर बना दिया गया था। डुप्ले ने अपने सर्वश्रेष्ठ अफसर बुस्सी को फ्रांसीसी सेना की एक टुकड़ी के साथ हैदराबाद में नियुक्त किया था। दिखावे के लिए इस नियुक्ति का उद्देश्य शत्रुओं से निज़ाम की रक्षा करना, वास्तव में यह उसके दरबार में फ्रांसीसी प्रभाव बनाने के लिए था।
जब मुजफ्फर जंग अपनी राजधानी की ओर बढ़ रहा था तब एक दुर्घटना में मारा गया। बुस्सी ने फौरन निज़ाम उल मुल्क और अंत में उसे अपना आश्रित बना लिया। लेकिन अंग्रेज अपने प्रतिद्वंदी की सफलताओं को खामोश नहीं देख सकते थे। फ्रांसीसी प्रभाव को कम करने के लिए और अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए वे नासिर जंग और मोहम्मद अली से मिलकर षड्यंत्र कर रहे थे। बस 1750 में उन्होंने मोहम्मद अली की ओर से अपनी पूरी ताकत लगाने का निश्चय किया। नौजवान रॉबर्ट क्लाइव तब कंपनी की सेवा में एक क्लर्क था। उसने प्रस्ताव किया कि कर्नाटक में राजधानी आर्काट पर हमला करके तिरुचिन्नापल्ली में घिरे मोहम्मद अली पर फ्रांसीसियों का दबाव कम किया जाए। यह प्रस्ताव मान लिया गया। तब क्लाइव ने केवल 200 अंग्रेज और 300 भारतीय सैनिकों को आर्काट पर हमला किया और जीत लिया। जैसा कि आशा थी कि चंदा साहब और फ्रांसीसी मजबूर होकर तिरुचिन्नापल्ली का घेरा उठा लिया। फ्रांसीसी सेनाओं कई बार हाई हुई। फ्रांसीसियों का सितारा डूब रहा था क्योंकि उनकी सेना और उनके जनरल अंग्रेजों सामना नहीं कर पा रहे थे। अंत में भारतीय युद्ध के भारी खर्चों से परेशान होकर अमेरिकी उपनिवेशों से हाथ से निकल जाने के डर से फ्रांसीसी सरकार ने समझौता वार्ता प्रारंभ की। 1754 में उन्होंने अंग्रेजों से यह मान ली कि वे भारत में डुप्लेक को वापस बुला लिया जाए और भारत में फ्रांसीसी कंपनी के लिए भविष्य के लिए बहुत घातक सिद्ध हुई। दोनों कंपनी का यह अस्थायी समझौता 1756 में टूट गया जब इंग्लैंड और फ्रांस के बीच एक और युद्ध छिड़ गया। युद्ध के एकदम आरंभ होते ही अंग्रेज बंगाल पर नियंत्रण करने में सफल हो गए। इसका वर्णन अध्याय में आगे किया गया। इस घटना में के बाद में फ्रांसीसियों के लिए कुछ चर्चा ही नहीं रही। बंगाल के अथाह संपत्ति के ने युद्ध लड़ा, अंग्रेजों का पक्ष झुका दिया। इस युद्ध को निर्णायक मुठभेड़ 22 जनवरी 1780 को वाणीबस में हुई, जब अब अंग्रेज जनरल आर्कोट ने लाली को हरा दिया। एक साल के अंदर भारत में फ्रांसीसी के हाथों से सब कुछ जाता रहा। युद्ध का अंत 1763 में पेरिस समझौते के साथ हुआ। इसके अनुसार फ्रांसीसियों को भारत में स्थित उनकी सारी फैक्ट्री लौटा दी गई। अब वे किलाबंदी नहीं कर सकते थे और ना ही वहाँ सैनिक रख सकते थे। वे केवल व्यापार केंद्रों के रूप में काम कर सकते थे। इसके बाद फ्रांसीसियों को भारत में अंग्रेजों के संरक्षण में रहना था। दूसरी ओर अंग्रेज हिंद महासागर में छा चुके थे। सभी यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को एक दूसरे से हराने के लिए अब भारत विजय के काम में लग गए। फ्रांसीसी और उसके भारतीय सहयोगियों के साथ युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने कुछ महत्वपूर्ण बहुमूल्य पाठ सीखे। पहला कि वह देश में राष्ट्रवादी भावना के अभाव के कारण भारतीय शासकों के अवसरों का फायदा उठाकर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी कर सकते थे। दूसरा, पश्चिमी तर्ज पर प्रसिद्ध यूरोपीय भारतीय पैदल सेना आधुनिक अस्त्रों से लैस होकर भी तोपखाने का सहारा लेकर पुरानी तर्ज वाली भारतीय सेनाओं को घमासान युद्धों के लिए आसानी से हरा सकते थे। तीसरे, यह सिद्ध हो गया था कि यूरोपीय तर्ज पर प्रशिक्षित और हथियारबंद भारतीय सैनिक यूरोपीय सैनिक जैसा ही अच्छा सैनिक बन सकता है। क्योंकि भारतीय सैनिकों ने भी राष्ट्रवादी भावना का अभाव था, इसलिए उसने जो भी अच्छा पैसा दिया उसे अपनी सेवा में रख सकता था। अंग्रेजों ने अफसरों में देखभाल में सिपाही कहे जाने वाले भारतीय सैनिकों को एक शक्तिशाली सेना बनाने का काम प्रारंभ कर दिया। सेना को अपना प्रधान बनाकर भारतीय व्यापार और क्षेत्रों को अपनाकर बेपनाह साधनों को अपने अधिकार में लाकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्धों क्षेत्रीय प्रकार के एक नए युग का कदम रखा। बंगाल पर अंग्रेजों पर का अधिकार। भारत ब्रिटिश सत्ता का प्रारंभ 1757 में प्लासी के युद्ध से माना जाता है, जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। इसके पहले दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों के साथ अंग्रेजों के टकराव से पूर्वाभास मात्र थे। इन टकराव से प्राप्त अनुभव ने बंगाल में अच्छी तरह से प्रयोग किया गया। बंगाल तब तक सबसे उपजाऊ और धनी प्रांत था जब तक कि उद्योग धंधे बहुत विकसित थे।
प्रांत में ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके कर्मचारियों में लाभपात व्यापारिक हित जुड़े थे। वह 1717 में मुगल सम्राट एक शाही फरमान जारी करके अंग्रेजों को बहुमूल्य विशेषाधिकार मिले हुए हैं। इस फरमान के अनुसार कंपनी को बिना कर चुकाए बंगाल से अपने सामान का आयात निर्यात करने की आज़ादी मिली हुई थी। इन मालों को आवाजाही पर या पास से जारी करने का अधिकार था। कंपनी के कर्मचारियों को भी निजी व्यापार की छूट दी गई। हालांकि वही कर देने पड़ते जो भारतीय व्यापारी को। यह फरमान कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच झगड़े की जड़ बना हुआ था। नतीजा यह हुआ कि बंगाल की सरकार ने राजस्व की हानि होती थी। दूसरी ओर कंपनी को अधिकार मिला होता तो उसका दुरुपयोग कंपनी के कर्मचारी अपने निजी व्यापार के लिए भी कर सकते थे। मुर्शिद कुली खान से लेकर अलीवर्दी खान ने बंगाल के सभी नवाबों को 1717 के फरमान की अंग्रेजों के व्याख्या पर आपत्ति की और उन्हें कंपनी खजाने में एक मुश्त रकम देने के लिए मजबूर कर दिया। दस्तकों के दुरुपयोग को सख्ती से बंद कर दिया गया। इस मामले में कंपनी को भी नवाब का अधिकार मानना पड़ा, मगर कर्मचारी इस अधिकार से बचने और उसका उल्लंघन करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। पानी तब सर से ऊपर आ गया जब 1756 में युवक जल्द क्रोधित हो जाने वाला सिराजुद्दौला अपने दादा अलीवर्दी खान की जगह गद्दी पर बैठा। अंग्रेज़ों की मांग पर वे जिन शर्तों पर मुर्शिद कुली खां के ज़माने में व्यापार करते थे, उन्हीं शर्तों पर अब भी व्यापार करेंगे। अंग्रेज़ों ने दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों को हराकर खुद को ताकतवर महसूस करते थे। इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि ये अपने मालों पर नवाब को कर चुकाने के लिए तैयार नहीं है। उल्टे उन्होंने उन भारतीयों पर मालों का भारी महसूल लगा दिया जो कलकत्ता से आते थे। युवक नवाब स्वाभाविक था, क्रोधित हो उठता। उसे शंका थी कि कंपनी उसकी शत्रु है, बंगाल की गद्दी की लड़ाई में उसके दुश्मनों का साथ दे रही है। बात तब हद से आगे बढ़ गई जब नवाब से आज्ञा लिए बगैर कंपनी ने कलकत्ता की किलाबंदी शुरू कर दी, क्योंकि उसे तब चंद्रनगर में जमे फ्रांसीसियों के साथ युद्ध की आशंका थी। सिराज ने सही तौर पर इस हरकत को अपनी प्रभुता पर एक चोट समझा। कोई भी स्वतंत्र शासक अपनी धरती पर व्यापारियों को किसी निजी कंपनी को किले खड़ा करने और निजी युद्ध चलाने की छूट भला कैसे देता। दूसरे शब्दों में सिराज इस पर तैयार था कि यूरोपीय लोग व्यापारी बनकर रहेंगे और मालिक बनने की कोशिश ना करें। उसने अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों दोनों को आज्ञा दी कि कलकत्ता और चंद्रनगर में अपनी किलेबंदी गिरा दें, एक दूसरे से लड़ने से बाज आए। फ्रांसीसी कंपनी ने आज्ञा का पालन किया, पर अंग्रेज कंपनी से मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि कर्नाटक में मिली विजय से उनकी महत्वाकांक्षाओं और आत्मविश्वास दोनों को बढ़ा दिया। नवाब की इच्छा के खिलाफ भी बंगाल में जमे रहने और अपनी शर्तों पर व्यापार करने पर अड़ी थी। इस कंपनी ने अपनी सभी गतिविधियों को नियंत्रित करने ब्रिटिश सरकार के अधिकार को स्वीकार किया। ब्रिटिश सरकार ने उसके व्यापार और उसकी ताकत पर जो अंकुश लगाया था, उसे कंपनी ने भीगी बिल्ली बनकर स्वीकार कर लिया। बस 1693 में चार्टर समाप्त हो जाने पर संसद ने पूर्व में व्यापार करने का अधिकार उससे छीन लिया। तब तक कंपनी ने ब्रिटेन के सम्राट, संसद, राजनेताओं को भारी रिश्वत दी। केवल एक वर्ष में उसने 80,000 पाउंड घूस दिए थे। फिर भी अंग्रेज कंपनी मांग कर रही थी कि बंगाल के नवाब की जो चाहे आज्ञा हो, उसे बंगाल में मुफ्त व्यापार के पूरे अधिकार मिलने चाहिए। नवाब की प्रभुता को सीधे चुनौती मिली। कोई भी शासक संभवतः इस बात को स्वीकार ना करता। सिराजुद्दौला ने इतनी राजबुद्धि तो थी कि वह अंग्रेजों की चालों के दूरगामी प्रभाव को समझ सके। उसने उनसे अपने देश के कानून मनवाने का निर्णय लिया।
जोश में आकर मगर बेकार की जल्दबाजी में पर्याप्त तैयारी किए बिना सिराजुद्दौला ने काशिम बाजार की अंग्रेज फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया। फिर कलकत्ता की और कुछ किया। 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। तब वह अपनी आसानी से मिल सकने वाली जीत की खुशी मनाने के लिए कलकत्ता से वापस आ गया और अपने जहाज़ों को बैठकर भगाते अंग्रेज़ों पर ध्यान नहीं दिया, और उसने अपने जहाज़ों में बैठकर भागते अंग्रेज़ों पर कोई ध्यान नहीं दिया। यह एक गलती थी, क्योंकि इससे दुश्मन की ताकत को कम करके आंका जा सकता था। अंग्रेज अधिकारियों ने समुद्र के निकट फुल्टा में शरण ली और जहाज़ रानी संबंधी श्रेष्ठा ने सुरक्षित बना दिया। यहाँ अब वे मद्रास में सहायता मिलने की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच नवाब के दरबार में प्रमुख लोगों की साजिश और गद्दारी का ताना बुनते रहे। इसमें प्रमुख कौन कौन थे? मीर जाफर, जो मीर बख्शी के पद पर था। मनिक चंद, जो कलकत्ता का क्या था? अधिकारी था। अमीर चंद, एक धनी व्यापारी था। जगा सेठ, जो बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर था। खादिम खान, जिसकी कमान नवाब की सेना का एक बड़ा भाग था। मद्रास में एडमिरल वॉटसन, कर्नल क्लाइव की कमान में एक बड़ी नौसैनिक और सैनिक सहायता आ पहुंची। क्लाइव ने 1757 के प्रारंभ में दोबारा कलकत्ता को जीत लिया और नवाब को मजबूर किया कि अंग्रेज़ों की सारी मांगें मनवा ली। अंग्रेज फिर भी संतुष्ट न हुए। उनका उद्देश्य इससे कहीं बहुत अधिक था। उन्होंने सिराजुद्दौला की जगह किसी पिट्ठू को बिठाने का फैसला किया। बंगाल की गद्दी पर युवक नवाब की जगह मीर जाफर को बिठाने की जो साजिश नवाब के दुश्मनों ने रची थी, उनमें शामिल होने के बाद अंग्रेज़ों ने नवाब के सामने ऐसी मांगें रखी जिन्हें पूरा करना असंभव था। दोनों पक्षों को लग रहा था कि जल्द ही एक निर्णायक युद्ध लड़ना होगा। 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद से 20 मील दूर पलासी के मैदान में उनकी सेना आमने सामने हुई। पलासी का यह निर्णायक युद्ध केवल कहने को युद्ध था। अंग्रेज पक्ष में केवल 29 लोग मारे गए थे, जबकि नवाब में 500 लोग मारे गए थे। मीर जाफर और राय दुर्लभ जैसे गद्दारों की कमान ने नवाब की सेना लड़ाई में उतरी ही नहीं। नवाब के सैनिकों का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही मीर मदान और मोहन लाल की अगुवाई में बहादुरी से अच्छी तरह लड़ता रहा। नवाब को मजबूर होकर भागना पड़ा, मगर वह पकड़ा गया। मीर जाफर के छोटे बेटे मीरन हाथों से मारा गया। मीर जाफर के बेटे मीरन हाथों से मारा गया। बंगाल के कवि नवीन चंद्र सेन के अनुसार पलासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया, फिर उससे अपना इनाम मांगने लगे। कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुफ्त व्यापार का निर्बाध अधिकार मिल गया। कलकत्ता के पास 24 परगना की जमींदारी भी मिल गई। कलकत्ता पर हमले के हट जाने के रूप में मीर जाफर ने कंपनी को और नगर के व्यापारियों को 1,77,00,000 रुपये भी दिए। साथ ही कंपनी के अधिकारों को उपहारों अथवा रिश्वतों की बड़ी रकम दी। उदाहरण के लिए क्लाइव को 20 लाख और वॉट्स को 10 लाख रुपए के अधिक की रकम मिले। क्लाइव ने बाद में अनुमान लगाया कि पिट्ठू नवाब ने कंपनी और उसके नौकरों को 3 करोड़ रुपए से अधिक धन मिले हैं। इसके अलावा यह भी मान लिया गया कि ब्रिटिश व्यापारी और अधिकारियों को अपने निजी व्यापार पर कोई कर नहीं देना होगा। प्लासी के युद्ध का अंतिम ऐतिहासिक महत्व रहा। बंगाल और अंततः पूरे भारत में अंग्रेजों का अधिकार का रास्ता खोल दिया। इसने अंग्रेजों की प्रतिष्ठा बढ़ाई। एक बार में अंग्रेजों को भारतीय साम्राज्य के प्रमुख दावेदार की कतार में ला खड़ा कर दिया। बंगाल से प्राप्त भारी राजस्व के सहारे उन्होंने एक शक्तिशाली सेना खड़ी की। इसी से उन्होंने शेष भारत पर विजय का खर्च उठाया। बंगाल पर उनके नियंत्रण की अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की लड़ाई में निर्णायक भूमिका रही। अंतिम बात यह है कि प्लासी की विजय ने कंपनी और उसके नौकरों को इस योग्य बना दिया कि बंगाल की असहाय जनता लूट कर बेपनाह दौलत जमा कर सके, जैसा कि ब्रिटिश इतिहासकार एडवर्ड थॉम्पसन और G.T. गैरेट ने लिखा है। किसी क्रांति का आयोजन करना दुनिया का सबसे लाभदायी खेल समझा गया है। अंग्रेजों के मन में सोने का जैसा लालच भर गया था, जो 34 पिंजारों के काल स्पेन वासियों के बाद कभी देखने को नहीं मिला। अब खास तौर पर बंगाल को
तब तक चैन नहीं मिलने वाला था कि जब तक उसके खून की एक एक बूंद न निचुड़ जाए। हालांकि मीर जाफ़र कंपनी की सहायता से गद्दी पाई थी, जल्द ही इस सौदे पर पछताने लगा। कंपनी के अधिकारियों को उपहार, रिश्वत संबंधी मांगे, जल्द ही उसका खजाना खाली हो गया। इस बारे में पहल खुद क्लाइव ने की थी। जैसा कर्नल माल्सन ने लिखा है, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य था, जितना लूट सके लूट लो। मीर जाफ़र सोने की एक ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल लो। खुद कंपनी ने लालच का कोई मुकाबला ना था। कंपनी के डायरेक्टरों ने यह मानकर उनके हाथ में कामधेनु गाय लग गई है और यह कि बंगाल की दौलत कभी खत्म ना होगी, यह आज्ञा जारी की। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंशियों का भी बंगाल का खर्च उठाए और अपने राजस्व से कंपनी के भारत से होने वाले निर्यात का माल खरीदे। कंपनी अब भारत के साथ व्यापार नहीं कर रही थी, बल्कि बंगाल के नवाब अपने नियंत्रण का फ़ायदा उठाकर प्रांत की दौलत भी लूट रही थी। मीर जाफ़र को जल्द ही पता चल गया था कि कंपनी उनके अधिकारियों की सारे मांगे पूरी कर पाना असंभव था। अब ये अधिकारियों को अपनी आशाएं पूरी न कर पाने का नवाब की आलोचना करने लगी। इसलिए उन्होंने अक्टूबर 1760 में मीर जाफ़र को मजबूर किया कि वो अपने दामाद मीर कासिम के लिए हक में गद्दी छोड़ दे। मीर कासिम ने अपने आकाओं की इस कृपा के बदले कंपनी को बर्धमान, मिदनापुर, चटगांव जिले की जिम्मेदारी सौंप दी और बड़े अंग्रेज अधिकारियों को अच्छे अच्छे उपहार दी, जिसकी कीमत 29 लाख रुपए थी। फिर भी अंग्रेजों की इच्छाएं पूरी न हो सकी। जल्द ही मीर कासिम बंगाल को उसकी स्थिति और चालों के लिए खतरा बन गया था। वह योग्य, कुशल और शक्तिशाली शासक था। खुद को विदेशी नियंत्रण से मुक्त करने पर अड़ा हुआ था। उसने महसूस किया कि अपनी आज़ादी बनाए रखने के लिए एक भरा हुआ खजाना और कुशल सेना की आवश्यकता है। इसलिए उसने सार्वजनिक अव्यवस्था को संभालने, राजस्व प्रशासन से भ्रष्टाचार मिटाकर अपनी आय बढ़ाने, यूरोपीय तर्ज पर एक आधुनिक अनुसंसद सेना खड़ा करने की कोशिश की। अब अंग्रेजों को यह पसंद न था। उन्हें सबसे पहले ज़्यादा नापसंद यह बात थी कि नवाब ने 1717 में फरमान का कंपनी के नौकरों का दुरुपयोग रोकने की कोशिश कर रहा था, जबकि इन नौकरों की मांग थी कि उनका माल चाहे निर्यात के लिए हो, यहीं से उपयोग के लिए उन पर चुंगी न लगाई जाए। इससे हानि व्यापारियों की होती है, क्योंकि उन्हें कर भी देने पड़ते थे जिनसे वे विदेशी पूरी तरह से मुक्त थे। इसके अलावा कंपनी के नौकर गैर कानूनी ढंग से अपने भारतीय व्यापारी मित्रों के दस्के बेच देते थे। ये भारतीयों को इस तरह अंदर के करों के भुगतान से बच जाते थे। इन दुरुपयोगों के कारण ईमानदार भारतीय व्यापारी बेईमानी से भरी प्रतियोगिता में बर्बाद होने के लिए नवाब के हाथों राजस्व का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत जाता रहा। साथ ही कंपनी और उसके नौकर भारतीय अधिकारियों और जमींदार को उपहार और घूस देने के लिए बाध्य करते थे। वे भारतीय दस्तकारों, किसानों, व्यापारियों को अपना माल अंग्रेज़ों को सस्ता बेचने और अंग्रेज़ों का माल महंगा खरीदने के लिए मजबूर करते थे। जो लोग ऐसा ना करते उन्हें अक्सर कोड़े मारे जाते थे, जेल भेज दिया जाता था। हाल में एक ब्रिटिश इतिहासकार पर्सिवल स्पेयर ने इस काल में खुली और निर्जलता लूटपुट का युग बताया है। वास्तव में अपनी समृद्धि के लिए प्रसिद्ध बंगाल धीरे धीरे नष्ट हो रहा था। मीर कासिम को लगा कि अगर ये बदमाशियाँ जारी रही तो वो कभी भी बंगाल को शक्तिशाली न बना सकेगा, ना ही खुद को कंपनी के चुंगल से मुक्त कर सकेगा। इसलिए उसने ये कड़ा कदम उठाया। आंतरिक व्यापार पर सभी महसूल खत्म कर दिए और इस तरह से अपनी प्रजा को वे छूटें दे दी जो अंग्रेजों को बलपूर्वक प्राप्त थी। मगर विदेशी व्यापारी और भारतीय व्यापारियों के बीच समानता हो, यह बर्दाश्त करने को अभी भी तैयार न था। उन्होंने भारतीय व्यापारियों को दोबारा महसूल लगा जाने की मांग की। एक और लड़ाई अब सामने नजर आ रही थी। सच्चाई यह थी कि बंगाल के दो स्वामी नहीं हो सकते। मीर कासिम यह समझता था कि वह एक स्वतंत्र शासक है, मगर अंग्रेज यह मांग कर रहे थे कि उनके हाथों की कठपुतली बना रहे, क्योंकि उन्होंने ही उसे गद्दी पर बिठाया था। अनेक लड़ाइयों के बाद मीर कासिम 1763 में हरा दिया गया। अब वह अवध भाग गया। उसने अवध के नवाब सिराजुद्दौला भगोड़े मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ एक समझौता कर लिया। कंपनी की सेना के साथ तीनों सहयोगी की मुठभेड़ में 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर में हुई लड़ाई, जिसमें तीनों हार गए।
भारतीय संघ सबसे निर्णायक युद्धों में से एक था, क्योंकि इसने दो बड़ी भारतीय शक्तियों को संयुक्त सेना पर अंग्रेज सेना की श्रेष्ठता सिद्ध कर दी। इस युद्ध ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा निर्भय शासक बना दिया। अवध भी उनकी दया का मोहताज होगा। इसी बीच 1765 में क्लाइव बंगाल का गवर्नर बनकर लौट आया। बंगाल में सत्ता पाने और शासन के सारे अधिकार नवाब से छीनकर कंपनी को दिलाने का अवसर न चूक करने का फैसला लिया। वर्ष 1763 में अंग्रेजों ने मीर कासिम को दोबारा नवाब बना दिया और कंपनी और उसके अधिकारियों के लिए बड़ी बड़ी रकमें ली थी। मीर जाफर के मरने के बाद उसके दूसरे बेटे निज़ामुद्दौला को गद्दी पर बिठाया और बदले में 20 फरवरी 1765 को एक नई संधि पर दस्तखत करवा लिए। इस संधि के अनुसार नवाब को अपनी अधिकांश सेना भंग कर देना था। बंगाल का शासन एक नायाब सूबेदार के सहारे चलना था, जिसकी नियुक्ति कंपनी करती थी, जिसे कंपनी की स्वीकृति के बिना हटाया नहीं जा सकता था। वह कंपनी के बंगाल के प्रशासन निजामत का पूरा अधिकार जमा लिया था। कंपनी के बंगाल काउंसिल के सदस्यों ने एक बार फिर नए नवाब से 15 लाख रुपए झटक लिए। शाह आलम द्वितीय अभी भी साम्राज्य का नाम मात्र प्रमुख था। कंपनी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त कर लिया। बंगाल के ऊपर उसके नियंत्रण को कानूनी मान्यता मिल गई। इस सबसे समृद्ध भारतीय प्रांत पूरा राजस्व उसके हाथों में आ गया। बदले में कंपनी ने शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए दिए और कोरा और इलाहाबाद जिले भी जीतकर दे दिए। सम्राट 6 वर्षों तक इलाहाबाद के किले में अंग्रेजों का लगभग कैदी बनकर रहा। अवध के नवाब शुजा-उद-दौला को भी लड़ाई हार जाने के रूप में कंपनी को 50 लाख रुपए देने पड़े। इसके अलावा दोनों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार अगर नवाब बाहरी हमला होता है तो कंपनी उसकी सहायता करती। शर्त यह भी थी कि नवाब को अपनी सहायता के लिए भेजी गई सेना के बदले कंपनी को धन देना पड़ता था। यह समझौते के द्वारा अवध का नवाब भी कंपनी का आश्रित बनकर रहेगा। बंगाल के प्रशासन की दोहरी व्यवस्था। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की वास्तविक स्वामी अवश्य हो गई थी। कंपनी की सेना का बंगाल में एक छत्र नियंत्रण स्थापित हो गया था। राजनीति की संपूर्ण शक्ति उसके हाथों में आ गई थी। अपनी आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए नवाब कंपनी पर पूरी तरह से आश्रित हो गया था। दीवान के रूप में कंपनी सीधे ही स्वयं राजस्व वसूल करने लगा। कंपनी को अपना उप सूबेदार नामित करने का अधिकार मिल गया। इस तरह से कंपनी का निजामत तथा पुलिस और न्यायिक शक्तियाँ पर पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। इतिहास में इस व्यवस्था को दोहरी या द्वैत सरकार कहा जाता है। इस व्यवस्था में अंग्रेजों को बहुत अधिक लाभकारी सिद्ध हुए। इस प्रकार कंपनी की सत्ता का पूरा अधिकार हो गया। कंपनी का सत्ता पर पूरा अधिकार हो गया, जबकि उनके ऊपर किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं थी। प्रशासन का दायित्व नवाब और उसके पदाधिकारियों पर था। उनके पास शक्ति ही नहीं रहती। अब शासन विफलताओं के लिए भारतीयों पर दोषारोपण किया जा सकता था, जबकि इससे प्राप्त लाभों का प्रयोग कंपनी करती थी। बंगाल की जनता के लिए ये बहुत कलेशपूर्ण और घातक परिस्थिति थी कि उनके हितों की रक्षा ना तो कंपनी करते थे, ना ही नवाब। कंपनी के अधिकारी बंगाल की जनता पर मनमाने अत्याचार कर रहे थे। ये अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। क्लाइव शब्दों में मैं केवल इतना ही कहूँगा कि स्वेच्छाचारी शासन, भ्रांति, घूसखोरी, भ्रष्टाचार, जबरन धन घसोटने का ऐसा दृश्य बंगाल के अलावा किसी भी अन्य देश में देखा सुना नहीं गया। इतना अन्यायपूर्ण लूट घसोट कंपनी बेशुमार संपत्ति बटोरने में जुटी हुई थी। जब से मीर जाफर को 2 बार सूबेदारी संभाली थी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन प्रांतों में 30 लाख स्टर्लिंग पौंड राजस्व वसूली का काम सीधे कंपनी के अधिकारियों की मुट्ठी में आ गया था। कंपनी के अधिकारियों नवाब से लेकर सत्ता से जुड़े छोटे से छोटे जमींदार तक प्रत्येक व्यक्ति में शुल्क थोप देते थे और उनसे जबरदस्ती वसूल करते थे। कंपनी के अधिक पदाधिकारी अपनी ओर से बंगाल की संपदा को दोनों हाथों से बटोर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप बंगाल कंगाली के कगार पर आ पहुंचा। कंपनी ने भारतीय माल खरीदने के लिए इंग्लैंड से धन बेचना बंद कर दिया। इसके स्थान पर वे बंगाल से प्राप्त राजस्व से ही भारतीय माल खरीदते और इसे विदेशी बेचते। इस धन को कंपनी की लागत पूंजी समझा जाता था और इसे कंपनी के लाभ के रूप में स्वीकार किया जाता था। सबसे बढ़कर बात यह है कि मुनाफे के इस धन से ब्रिटिश सरकार को अपना हिस्सा चाहती थी। 1767 में ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को 4 लाख पाउंड भुगतान करने का आदेश दिया। 1767 से 68 और 68 में बंगाल
के लगभग 57 लाख पाउंड की धन निकासी हुई। इस दोहरे शासन का दुष्परिणाम यह हुआ कि बंगाल से धन निकासी के फलस्वरूप अब दुर्भाग्यशाली प्रांत दरिद्र हो गए। इसकी दशा जर्जर हो गई। 1707 में बंगाल में अकाल पड़ा। अकाल मानव जाति के इतिहास में बड़े भयंकर अकालों के लिए एक सिद्ध हुआ। लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। बंगाल की 1/3 जनसंख्या इस विध्वंस के भीषण परिणाम भुगतने पड़े। हालांकि यह अकाल वर्षों के अभाव के कारण पड़ा था, इसका विनाशकारी प्रभाव कंपनी की नीतियों के फलस्वरूप बहुत बढ़ गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 से 85 और कॉर्नवालिस 1786 से 1903 के युद्ध। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की एक प्रमुख शक्ति बन गई थी और अब आगे विजय से पहले इंग्लैंड में बैठे डायरेक्टर और भारत के इसके अधिकारी बंगाल पर अपनी स्थिति मजबूत बना लेना चाहते थे। फिर भी भारतीय राजाओं ने आपसी मामलों को दखल देने की उनकी आदतों ने इस इलाके तथा धन में उनके लालच को जल्द ही उनके अनेक युद्धों में उलझा दिया। 1766 में मैसूर में हैदर अली में 1766 में उन्होंने मैसूर के हैदर अली पर हमले से हैदराबाद के निज़ाम का साथ दिया। हैदर अली ने मद्रास काउंसिल को अपनी शर्तों पर शांति की संधि करने के लिए मजबूर कर दिया। 1775 में अंग्रेजों का मराठों से टकराव हुआ। तब मराठों में शासन के लिए कड़ा संघर्ष चल रहा था, जिसमें बालक पेशवा माधवराव द्वितीय के समर्थन से नाना फडणवीस के नेतृत्व में की ओर थे। रघुनाथ राव के समर्थक दूसरी ओर थे। बम्बई के ब्रिटिश अधिकारियों ने रघुनाथ राव की ओर हस्तक्षेप करने का निश्चय किया। उनकी आसस थी उनके देशवासियों ने बंगाल और मद्रास में जो कुछ करके दिखाया वैसा ही कुछ वे कर सकेंगे। नतीजे में उनको धन का लाभ होगा। इस कारण से मराठों के साथ एक लंबी लड़ाई में उलझ गए। 1775 से 82 तक चली। यह भारत में ब्रिटिश शक्ति के लिए एक बहुत अशुभ घड़ी थी। सभी मराठा सरदार पेशवा और उसके प्रधानमंत्री नाना फडणवीस की ओर से एक हो गए। दक्षिण भारत में शासन अपने बीच में अंग्रेजों की उपस्थिति से बहुत दिनों से चिड़े हुए थे। इस घड़ी का फ़ायदा उठाकर हैदर अली और निज़ाम ने कंपनी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इस तरह अंग्रेजों को मराठा, मैसूर, हैदराबाद शक्तिशाली गठजोड़ का सामना करना पड़ा। इसके अलावा 1776 में अमेरिका की जनता ने विद्रोह कर दिया। इस लड़ाई में अंग्रेजों की हार हो रही थी। फ्रांसीसी अपने पुराने प्रतिद्वंदियों की इन कठिनाइयों का फायदा उठाना चाहते थे। उनका भी मुकाबला अंग्रेजों को करना पड़ रहा था। पर भारत में इस समय अंग्रेजों का नेतृत्व जोशीला अनुभवी गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स कर रहा था। उसने पूरे विश्वास और दृढ़ता के साथ अपने कदम उठाए। युद्ध में किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। युद्ध थम सा गया। 1782 में साल भाई की संधि से शांति स्थापित हुई। संधि के अनुसार स्थिति को जैसे ही यह थी वैसे ही बनाए रखा था। अंग्रेज भारतीय शासकों की मिली जुली शक्ति का सामना करने से बच गए। इस युद्ध में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कहा जाता है। किसी की जीत नहीं हुई, मगर इससे अंग्रेजों को 20 वर्षों के लिए मराठों की ओर से निश्चित हो गए। जब तक भारत अपनी शक्ति थे, इस समय का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने लॉर्ड सीडे से अपनी स्थिति को मजबूत बना लिया, जबकि मराठे आपसी झगड़ों में शक्ति बर्बाद करते रहे। इसके अलावा सालबाई की संधि के कारण अंग्रेज मैसूर पर दबाव डालने में सफल रहे। मराठों ने उनसे वायदा किया था कि हैदर अली से अपनी खोई हुई जमीन वापस लेने में वे अंग्रेजों की सहायता करेंगे। अंग्रेज फिर से एक बार भारतीय शासकों को फूल डालने में सफल रहे। 1780 में हैदर अली से युद्ध एक बार फिर प्रारंभ होगा। पुराने कारनामे दोहराते हुए हैदर अली ने कर्नाटक में अंग्रेज सेनाओं को बार बार हराया, उन्हें बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया। जल्द ही लगभग पूरा कर्नाटक उनके कब्जे में आ गया। अंग्रेजों शक्ति और कूटनीति ने एक बार फिर उन्हें बचा लिया। वॉरेन हेस्टिंग्स निज़ाम को गुंटूर का जिला देकर तोड़ दिया और उसे ब्रिटिश विरोधी गठजोड़ से अलग करा लिया। वर्ष 1781 से 82 उसने मराठों से शांति समझौता कर लिया। इस तरह सेना का एक बड़ा भाग मैसूर के साथ युद्ध से मुक्त हो गया। जुलाई 1781 में एयरपोर्ट की कमान ब्रिटिश सेना की
पोर्टो नोवा में हैदर अली को हराकर मद्रास को बचा लिया। 1782 दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद उसके बेटे टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा। चूँकि दोनों में से कोई पक्ष दूसरे पक्ष को हराने की स्थिति में ना था, इसलिए मार्च 1784 में शांति संधि कर ली। एक दूसरे को जीते हुए सारे इलाके लौटा दिए गए। इस तरह से यह सिद्ध हो गया कि अंग्रेज अभी इतने कमज़ोर है कि मराठा और मैसूर को नहीं हरा सकते, पर भारत में अपने बलबूते पर खड़े होने की योग्यता निश्चित ही दिखाती थी। मैसूर के साथ अंग्रेजों का तीसरा टकराव उनके लिए अधिक लाभप्रद हुआ। 1784 की संधि ने टीपू और अंग्रेजों के झगड़ों की जड़ को समाप्त नहीं किया, बल्कि युद्ध को केवल टाल भर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी टीपू के जाने दुश्मन थे। उसे दक्षिण में अपना सबसे शक्तिशाली शत्रु समझते थे। दक्षिण भारत की जीत में उसके लिए बहुत प्रमुख बाधक बना हुआ था। टीपू भी अंग्रेजों से सख्त नफरत करता था। अपनी अधीनता के लिए सबसे बड़े खतरा समझकर उसे भारत में बाहर खदेड़ने के लिए पैर अड़ा हुआ था। दोनों के बीच 1789 में फिर युद्ध के लिए भड़क उठा। अंततः 1792 में टीपू की हार हुई। श्रीरंगपट्टनम की हुई संधि के अनुसार टीपू अपना आधा राज्य अंग्रेजों और उसके सहभागियों को दे दिया और 330 लाख रुपए हर्जाना भी दिया। वेलेजली के काल में अंग्रेजों का प्रसार। भारत में ब्रिटिश शासन का दूसरा बड़ा प्रसार लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 के काल में हुआ। यह 1798 में ऐसे समय भारत आया जब अंग्रेज पूरी दुनिया में फ्रांस के साथ जिंदगी और मौत की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे। इस समय अंग्रेजों की नीति यह थी कि वे अपने लाभों और साधनों की स्थिति को सुदृढ़ बनाया जाए। नए इलाकों तभी दिए जाए जब सबसे बड़े भारतीय शासकों को दुश्मन बनाए। बिना सुरक्षापूर्वक ऐसा सकना संभव हो। वेलेजली ने फैसला किया कि समय आ चुका है जितने अधिक भारतीय राज्य संभव हो ब्रिटिश नियंत्रण में लाए जा सके। 1797 तक दो प्रमुख भारतीय शक्तियां अर्थात मैसूर और मराठों की शक्ति क्षीण हो चुकी थी। भारत में राजनीतिक परिस्थितियां प्रसार के लिए अनुकूल थी। प्रसार करना आसान था और लाभप्रद भी था। अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वेलेजली ने 3 उपायों का सहारा लिया: सहायक संधि प्रथा, खुला युद्ध और पहले से अधीन बनाए चुके जो राज्य शासकों का इलाका हड़पना। किसी भारतीय शासक को पैसा लेकर ब्रिटिश सेना की मदद की नीति बहुत पुरानी थी, फिर भी वेलेजली ने इस नीति को एक निश्चित रूपरेखा दी और इसका प्रयोग भारतीय शासकों को कंपनी के अधीन बनाने के लिए किया। सहायक संधि की प्रथा की नीति के अनुसार सहयोगी भारतीय राज्य के शासकों को ब्रिटिश सेना में अपने राज्य रखने पड़ती थी, उनका रख रखाव अनुदान देना पड़ता था। यह सब कहने को उनकी सुरक्षा के लिए किया जाता था, मगर वास्तव में उस भारतीय शासक को अपनी खिराज दिलवाने का एक ढंग था। कभी कभी कोई शासक वार्षिक अनुदान न देकर राज्य का कोई भाग दे देता था। सहायक संधि के अनुसार आमतौर भारतीय शासक भी यह मानना पड़ता था कि वो अपने दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखेगा, अंग्रेजों की स्वीकृति के बिना किसी और यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं रखेगा, गवर्नर जनरल की सलाह किए बिना किसी दूसरे भारतीय शासक से कोई वार्ता नहीं करेगा। बदले में अंग्रेज उन्हें शासक को दुश्मनों से रक्षा करने का वचन देते थे। वे सहयोगी के अंदरूनी मामलों में दखल न देने का वायदा करते थे और ये वादा ऐसा था कि कभी कभी पूरा किया जाता था। वास्तव में सहायक संधि पर हस्ताक्षर करके कोई भारतीय शासक अपनी स्वाधीनता लगभग गंवा ही बैठता था। यह आत्मरक्षा के लिए कूटनीतिक संबंध बनाने के विदेशी विशेषज्ञ रखने, पड़ोसी के साथ आपसी झगड़ों के अधिकार ही खो बैठता था। वास्तव में उस भारतीय शासक की बाहरी मामलों और सारी संप्रभुता समाप्त हो जाती थी। वह ब्रिटिश रेजिडेंट के अधिकाधिक अधीन होता जाता था, जो राज्य के रोजमर्रा के प्रशासन में हस्तक्षेप करता रहता था। इसके अलावा इस प्रथा के कारण सुरक्षा प्राप्त राज्य अंदर से खोखला होने लगता था। अंग्रेजों को दी गई सहायक सेना का खर्च बहुत अधिक होता था। वास्तव में वह राज्य की क्षमता से काफ़ी बाहर होता था। मनमाने ढंग से तय किए जाने वाले बनावटी ढंग से बढ़ाए जाने वाले इस अनुदान के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती, जनता निधन हो जाती। इस सहायक संधि प्रथा के कारण सुरक्षा प्राप्त राज्य की सेनाएं भी भंग कर दी जाती। लाखों सैनिक अधिकारी अपनी प्रत्यक्ष जीविका से वंचित हो गए, जिससे देश में बदहाली, गरीबी फैल गई। इसके अलावा सुरक्षा प्राप्त राज्यों के शासक अपनी जनता के हितों को अनदेखा कर उनका दमन
करने लगे। अब उन्हें जनता से डर नहीं रह गया था, क्योंकि अंग्रेजों ने उन्हें अंदरूनी और बाहरी दुश्मनों से रक्षा का वचन दिया था। इसलिए अब उनमें अच्छे शासक बनने का कोई लोभ नहीं रह गया था। दूसरी तरफ सहायक संधि की प्रथा अंग्रेजों के लिए अत्यंत लाभदायक थी। अब वे भारतीय शासकों पर खर्च करके एक बड़ी सेना रख सकते थे। अब वे अपने खुद के क्षेत्र से बहुत दूर लड़ाइयाँ लड़ सकते थे, क्योंकि कोई भी युद्ध होता या उसके सहयोगी के क्षेत्र में होता तो शत्रु अपनी सुरक्षा प्राप्त सहयोगी की रक्षा विदेश संबंधों के मामले में पूरा नियंत्रण रख रहे थे। उनकी जमीन पर एक शक्तिशाली सेना रखते थे। जब भी चाहे उसे अयोग्य घोषित करके उसका शासन समाप्त कर क्षेत्रों को हड़प सकते थे। यहाँ तक कि अंग्रेजों का सवाल था। सहायक संधि की यह प्रथा ब्रिटिश लेखकों के शब्द में अपने सहयोगियों को बकरों की तरह खिला पिलाकर मोटा करने की प्रथा थी, जब तक वह जिभा करने के काबिल न हो जाए। लॉर्ड वेलिस्ली ने 1798 से 1800 में हैदराबाद के निजाम के साथ सहायक संधियाँ की। सहायक सेनाओं के खर्च के नाम पर नगद पैसा देने के बजाय निजाम ने कंपनी को अपने राज्य का एक भाग दे दिया। 1801 में अवध नवाब ने सहायक संधि के लिए मजबूर किया गया। एक बड़ी सहायक सेना के बदले नवाब को मजबूर होकर अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। रुहेलखंड का इलाका गंगा यमुना का दोआब आ जाते हैं। उसकी अपनी सेना लगभग पूरी तरह से भंग कर दी गई। अंग्रेजों को यह अधिकार मिल गया था कि वह उसके राज्य के किसी भाग पर अपनी सेना तैनात कर सकते थे। वेलजली मैसूर, कर्नाटक, सूरत के साथ और कड़ाई से पेश आया। निश्चित ही मैसूर का टीपू सुल्तान कभी सहायक संधि के लिए तैयार नहीं हुआ। 1792 में उसने आधा राज्य देना पड़ा। वो उसे कभी भूल न सका। वह अंग्रेजों के साथ अपने अवश्य भावी युद्ध के लिए सेना को लगातार मजबूत बनाता रहा। उसने क्रांतिकारी फ्रांस के साथ गठजोड़ की बात भी चलाई। उसने एक ब्रिटिश विरोधी गठजोड़ बनाने के लिए अफगानिस्तान, अरब, तुर्की से अपने दूत भेजे। ब्रिटिश सेना 1799 में टीपू पर हमला किया और एक संक्षिप्त मगर भयानक युद्ध के बाद फ्रांसीसी सहायता के पहले ही उसे हरा दिया गया। टीपू ने अभी भी गिड़गिड़ाकर शांति की भीख मांगने से इनकार कर दिया। गौरवपूर्वक घोषणा की काफिरों का दैनी दास बनकर उनकी पेंशन प्राप्त राजा और नवाबों की सूची में शामिल होकर जीने से अच्छा है एक योद्धा की तरह मर जाना। अपनी राजधानी में श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए 4 मई 1799 को बहादुरों की मौत मरा। अंत में सेना का वफादार बनी रही और अंत तक सेना वफादार बनी रही। टीपू का आधा राज्य अंग्रेजों और उसके सहयोगी निजाम के बीच बंट गया। मैसूर राज्य का शेष भाग उन राजाओं और वंशजों के पास वापस दे दिया गया जिसे हैदर अली से छीना गया था। नए राजा को मजबूर करके एक विशेष सहायक संधि पर हस्ताक्षर कराए गए। गवर्नर जनरल आवश्यक समझे तो राज्य का शासन खुद संभाल ले। वास्तव में मैसूर को कंपनी पूरी तरह से आश्रित बनाया गया। 1801 में लॉर्ड वेलेस्ली ने कर्नाटक के पिट्ठू नवाब पर एक सहायक संधि ला दी। उसे मजबूर किया गया कि वो पेंशन लेकर राज्य कंपनी को सौंप दे। अब मैसूर, मालाबार समेत जो क्षेत्र छीने गए थे उसमें कर्नाटक को मिलाकर मद्रास प्रेसिडेंसी बनाई गई, जो 1847 तक जारी रहे। इस तरह तंजौर और सूरत भी हड़प लिए गए, जो 1947 तक जारी रही। इसी तरह तंजौर और सूरत राज्य भी हड़प लिए गए और उसके शासकों को पेंशन देकर दरकिनार कर दिया गया। हड़प लिए गए और उनके शासकों को पेंशन देकर किनारा कर दिया। अब एक और प्रमुख शक्ति के रूप में केवल मराठे ही ब्रिटिश प्रभुत्व से बचे हुए थे। अब वेलजली में उनकी ओर ध्यान प्रारंभ किया और उनके अंदरूनी मामलों में खुलकर हस्तक्षेप करने लगे। इस समय मराठा साम्राज्य 5 बड़े सरदारों का एक महासंघ था। ये थे पूना का पेशवा, बड़ौदा का गायकवाड़, ग्वालियर का सिंधा, इंदौर का होलकर, नागपुर के भोसले। पेशवा इस महासंघ का नाममात्र प्रमुख था, लेकिन ये सभी सरदार आपसी झगड़ों में कट मर रहे थे। बढ़ते हुए विदेशियों की ओर खतरे की ओर से बेखबर थे। वेलेस्ली ने बार बार पेशवा और सिंधिया के आगे सहायक संधि का प्रस्ताव रखा, मगर दूरदर्शी नाना फडणवीस ने इस जाने से इनकार कर दिया। 25 अक्टूबर 1802 में जब दिवाली के दिन होलकर ने पेशवा और सिंधिया से मिली जुली सेना को हरा दिया,
तब कायर पेशवा बाजीराव द्वितीय भागकर अंग्रेजों की शरण में जा पहुंचा। वर्ष 1802 में अंतिम दिन उसके बसाई हुई एक सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। ये जीत कुछ आसानी से ही मिल गई थी, मगर एक बात पर वेलेजली गलत था। अभिमानी मराठा सरदार बिना लड़ाई के अपनी स्वाधीनता की परंपरा छोड़ने वाले नहीं थे, मगर संकट की इस घड़ी में वे भी अपने साझी शक्तियों के खिलाफ एकजुट नहीं हुए। जब सिंधिया और भोसले अंग्रेजों से लड़ रहे थे, तब होलकर चुपचाप दूर पड़ा हुआ था। गायकवाड़ अंग्रेजों की मदद कर रहा था। फिर जब होलकर ने तलवार उठाई तो भोसले और सिंधिया ने अपना बदला चुकाया। दक्षिण में औथिया और वेलेजली की कमान में ब्रिटिश सेना ने असहाय से सितंबर 1803 और फिर अरगाव में नवंबर में सिंधिया और वेलेजली से मिली जुली सेना को हराया। उत्तर में लॉर्ड लेक ने नवंबर में अपनी पहली तारीख को लसवाड़ी में सिंधिया की सेना को तहस नहस कर दिया। अलीगढ़, दिल्ली, आगरा पर कब्जा कर लिया। भारत का अंतः सम्राट एक बार फिर कंपनी का पेंशन खोर हो गया। मित्र मराठा राज्यों की शांति की बातचीत चलानी पड़ी। अब दोनों कंपनी के अधीन सहयोगी बन गए। उन्होंने अंग्रेजों को अपने राज्यों के कुछ भाग दिए और दरबारों में रेजिमेंट रखे। अंग्रेजों की सहमति के बिना यूरोपियों को सेवा में न रखने का वचन दिया। अब उड़ीसा के समुद्र तट पर गंगा यमुना के दोआब पर अंग्रेजों को पूर्ण अधिकार था। पेशवा उनके हाथों की एक कठपुतली बनकर रह गया था। वेलेजली ने अपना ध्यान होलकर पर केंद्रित किया, पर यशवंतराव होलकर अंग्रेजों के लिए काफ़ी भारी साबित हुआ। अंत तक ब्रिटिश सेना से लड़ता रहा। होलकर के सहयोगी भरतपुर के राजा को लेकर राजा के किलों को तोड़ने की असफल कोशिश की, भारी नुकसान हुआ। इसके अलावा होलकर परिवार के साथ अपनी पुरानी दुश्मनी भुलाकर सिंधिया अपने हाथ मिलाने की बात सोचने लगा। दूसरी ओर ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डरों को बात पता चली तो युद्ध के जरिए प्रसार की नीति को बहुत महंगी पड़ रही थी। उनका मुनाफा इससे कम हो रहा था। कंपनी का कर्ज 1797 में 170 लाख पाउंड था, 1806 में बढ़कर 310 लाख पाउंड हो चुका था। इसके अलावा ब्रिटेन के वित्तीय साधन ऐसे समय पर खत्म हो रहे थे जब नेपोलियन यूरोप में एक बार फिर से एक बड़ा खतरा बन रहा था। ब्रिटिश राजनेताओं और कंपनी के डायरेक्टरों को लगा अब आगे प्रसार रोक देने, बर्बाद करने और खर्च बंद कर देने चाहिए और भारत में ब्रिटेन का जो कुछ हाल में उपलब्ध हुआ है उसे सुरक्षित रखने और मजबूत करने का समय आ चुका है। इसलिए वेलेजली को भारत से वापस बुला लिया और कंपनी ने जनवरी 1806 में राजघाट की संधि के द्वारा होलकर के साथ शांति स्थापित कर ली और उसके राज्य का एक बड़ा भाग लौटा दिया। वेलेजली की प्रसार की नीति सफलता के निकट पहुंची ही थी कि रोक दी गई। फिर भी इसका नतीजा यह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी थी। कंपनी की न्यायिक सेना के एक युवक अधिकारी हेनरी रोबरक्ला ने 1805 में लिखा था, भारत में मौजूद हर अंग्रेज गर्व से भरा हुआ है और अकड़ा हुआ है। उसे अपने को एक विजित जनता का विजेता मानता है, नीचे के हर व्यक्ति को श्रेष्ठता की भावना के साथ देखता है। लॉर्ड वेलेजली के काल में प्रसार 1813 से 22। दिल्ली आंग्र मठा युद्ध में मराठा सरदारों की शक्ति को तोड़ दिया, उनके साहस को नहीं तोड़ सकी। उन्होंने 1870 में अपनी खोई हुई स्वाधीनता और प्रतिष्ठा को फिर से पाने का एक हताशपूर्ण प्रयत्न किया। मराठा सरदारों को एक संयुक्त मोर्चा बनाने की पहल पेशवा ने की, जो ब्रिटिश रेजिमेंट के कड़े नियंत्रण से छटपटा रहा था। पेशवा ने नवंबर 1817 में पूना में एक अंग्रेज रेजिडेंट पर हमला किया। अप्पा साहब ने नागपुर में स्थित प्रेसिडेंसी पर हमला किया। मादाराव होलकर युद्ध की तैयारी करने लगा। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 22 में पूरी ताकत के साथ जवाबी हमला करा। उसने सिंधिया को ब्रिटिश अधीनता स्वीकार करने को मजबूर किया। पेशवा भोसले होलकर की सेनाओं को हराया गया। पेशवा को गद्दी से उतारकर पेंशन देकर कानपुर में बिठा दिया गया। उसका राज्य हड़प कर बम्बई की विस्तारित प्रेसिडेंसी बनाई गई। होलकर और भोसलों ने सहायक सेना रखना स्वीकार किया। मराठों के गर्व को संतुष्ट करने के लिए पेशवा की जमीन पर सतारा का छोटा सा राज्य बनाया गया। उसे छत्रपति शिवाजी के एक वंशज को दे दिया गया, जो पूरी तरह से अंग्रेजों पर निर्भर होकर सतारा से शासन चलाता रहा। दूसरी ओर भारतीय राजाओं ने शासकों की तरह अब मराठा सरदार भी ब्रिटिश सत्ता की दया पर आश्रित हो गए। राजपुताना की राज्य कई दशकों से
सिंधिया और होलकर के प्रभुत्व में थे। मराठा के पतन के बाद वे लोग भी अपनी स्वाधीनता का फिर से दावा करने में असमर्थ थे। उन्होंने तत्काल ही अंग्रेजों की स्वाधीनता स्वीकार कर ली। इस तरह से 1818 तक पंजाब सिंध को छोड़कर पूरा भारतीय उपमहाद्वीप अंग्रेजों के नियंत्रण में आ चुका था। इस पूरे क्षेत्र के एक भाग पर सीधे अंग्रेजों का शासन था, बाकी भाग पर अनेक भारतीयों का शासक राज्य कर रहे थे, जिन पर अंग्रेजों का पूरा जोर चलता था। इन राज्यों के पास अपनी सेनाएं नहीं के बराबर थी। उन्होंने कोई स्वतंत्र विदेशी संबंध नहीं थे। उनके राज्यों पर उन्हें का नियंत्रण रखने के लिए जो ब्रिटिश सेना तैनात थी, उन्हें भारी खर्च उनको उठाने पड़ते थे। वे अपने अंदरूनी मामलों में स्वायत्त थे, मगर इस सिलसिले में रेजिडेंट रूप में अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार करते थे। वे लगातार आजमाइश की हालत में बने रहे। ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने का काम 1818 से 57, पूरे भारत को जीतने का काम अंग्रेजों ने 1818 से 1857 के काल में किया। सिंध, पंजाब में जीते गए अवध, मध्य प्रांत, बहुत सारे छोटे राज्यों का विधिकरण किया। सिंध की विजय, यूरोप और एशिया में अंग्रेजों और रूसियों की शत्रुता बढ़ गई। अंग्रेजों का भय था कि अफगानिस्तान या फारस के रास्ते रूसी भारत पर हमला कर सकते हैं। सिंध की विजय इसी का परिणाम थी। रूस को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अफगानिस्तान और फारस में अपना प्रभाव बढ़ाने का फैसला किया। यह भी महसूस किया कि नीति तब तक सफल नहीं हो सकती जबकि सिंध को ब्रिटिश नियंत्रण में न लाया जाए। सिंध नदी के व्यापारिक उपयोग की संभावनाओं का लालच एक कारण थी। 1832 में एक संधि द्वारा सिंध की सड़कों और नदियों को ब्रिटिश व्यापार के लिए खोल दिया गया। सिंध के अमीर कहलाने लगे सरदारों से 1839 में एक सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवाए गए। अंत में पहले इन वादों को भुलाकर उनके राज्य पर कोई आंच नहीं आएगी। सर चार्ल्स नेपियर ने 1843 में एक संचित अभियान के बाद सिंध का अधिग्रहण कर लिया। इससे पहले नेपियर ने अपनी डायरी में लिखा था कि हमें सिंध पर कब्जा करने का कोई हक नहीं, फिर भी हम ऐसा करेंगे और यह बदमाशी एक बहुत भी लाभदायक, उपयोगी और मानवीय उदाहरण होगा। यह काम करने के बदले पुरस्कार स्वरूप 7 लाख रुपए मिलेंगे। पंजाब की विजय, जून 1849 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब में रणनीतिक अस्थिरता फैल गई। वहाँ ताबड़तोड़ सरकारें आई और गई। स्वार्थी और भ्रष्ट नेताओं का बोलबाला हो गया। अंत में सत्ता बहादुर और देशभक्त नगर एकदम अनुशासन सेना के हाथों में आई। इसके बाद अंग्रेज सतलुज पार 5 पानियों के देश को लालच भरी निगाहों से देखने लगे। हालांकि 1809 में रणजीत सिंह के साथ स्थायी मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। अंग्रेजों ने युद्धोन्मुखी कार्यों और पंजाब के भ्रष्ट सरदारों के साथ उनकी साजिशों के कारण पंजाब का सेना भड़क उठी। 1845 में बसंत में यह समाचार पंजाब पहुंचा कि पुल बनाने का काम आने वाली नावें बम्बई से सतलुज किनारे स्थित फिरोजपुर के लिए भेजी गई हैं। आगे के इलाकों के लिए बैरकें बनाई गई, उनमें अतिरिक्त सेना रखी गई थी। पंजाब से लगने वाली सीमा के लिए अतिरिक्त रेजिमेंटें भेजी जा रही हैं। पंजाब की सेना को विश्वास हो गया था कि अंग्रेज पंजाब पर कब्जा करने के पर आमादा है, और फिर पंजाब की सेना पर जवाबी कार्रवाई की गई। जब दिसंबर में सेना ने सुना कि प्रधान सेनापति लॉर्ड गव और गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग फिरोजपुर की ओर बढ़ रहे हैं और उनसे भी हमला करने का फैसला किया। 13 दिसंबर 1845 को दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। विदेशी खतरे के आगे हिंदू, मुसलमान, सिख फौरन एक हो गए। पंजाब की सेना बहुत बहादुरी और उदाहरणीय साहस के साथ लड़ी। उसके कुछ नेता पहले से ही गद्दार बन चुके थे। प्रधानमंत्री राजा लाल सिंह और प्रधान सेनापति मिस्टर तेज सिंह का शत्रु के साथ गुप्त पत्र व्यवहार जारी था। पंजाब की सेना हार स्वीकार करने और 8 मार्च 1846 को लाहौर में एक अपमानजनक समझौते पर हस्ताक्षर करने को बाध्य हो गई। अंग्रेजों ने जलंधर के दोआब को हड़प लिया। 50 लाख रुपए नकद लेकर जम्मू और कश्मीर में राजा गुलाब सिंह डोगरा के हवाले कर दिया। पंजाब की सेना को घटाकर 20,000 पैदल और 12,000 घुड़सवार सेना तक सीमित कर दिया और एक भारी ब्रिटिश सेना लोहार में तैनात कर दी। बाद में 16 दिसंबर 1846 को एक और समझौता हो, जिसके अनुसार राज्य को एक विभाग के सारे मामले लाहौर स्थित रेजिमेंट को पूरा करने का अधिकार दे दिया। इसके अलावा राज्य के किसी भी भाग पर सेना तैयार करने की छूट अंग्रेजों को मिल गई। अब अंग्रेज रेजिडेंट ही पंजाब का वास्तविक शासक बन बैठा।
पंजाब अपनी अधीनता खोकर एक अधीन राज्य बन गया। लेकिन भारत में खुलकर साम्राज्यवादी आक्रमणों का समर्थन करने वाला ब्रिटिश अधिकारियों का भाग अभी भी असंतुष्ट था। वह पंजाब पर सीधे सीधे ब्रिटिश शासन लादना चाहता था। इसका अवसर उसे 1848 में मिला, जब स्वतंत्रता प्रेमी पंजाबियों ने अनेक स्थानीय विद्रोह छेड़ दिए। इनमें से दो प्रमुख विद्रोहियों नेता मुल्तान के मूलराज और लाहौर के पास छत्तर सिंह अटारीवाला थे। एक बार फिर पंजाबियों की निर्णायक हार हुई। इस अवसर का फायदा उठाकर लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को हड़प लिया। इस तरह भारत का अंतिम स्वाधीन राज्य भारत के ब्रिटिश साम्राज्य में ला लिया गया। डलहौजी की अधिग्रहण नीति 1848 से 56। डलहौजी की 1848 में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। शुरू से ही इस बात पर आमादा था कि जितने बड़े इलाके पर संभव हो सके प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन स्थापित किया जाए। घोषणा की कि भारत के सभी देशी राज्यों का खात्मा अब कुछ ही समय की बात है। नीति का उद्देश्य भारत को ब्रिटेन का निर्यात बढ़ाना था। दूसरे साम्राज्यवादी आक्रमणों की तरह डलहौजी को विश्वास था कि भारत देशी राज्यों के लिए ब्रिटेन का निर्यात इसलिए घट रहा है क्योंकि इन राज्यों का भारतीय शासक उनके शासन ठीक से नहीं चला रहे हैं। इसके अलावा यह समझता था कि भारतीय सहयोगी भारत में ब्रिटिश विजय के जितने सहायक हो सकते उतने हो चुके हैं। अब उनसे छुटकारा पाने में ही लाभ है। डलहौजी ने अपने अधिग्रहण की नीति जिस साधन का सहारा लिया था वह राज्य विलय का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का। इस सिद्धांत के अनुसार किसी सुरक्षा प्राप्त राज्य का शासक बिना एक स्वाभाविक उत्तराधिकारी मर जाए तो उसका राज्य उसके दत्तक उत्तराधिकारी को नहीं सौंपा जाएगा, जैसा कि सदियों में इस देश में परंपरा चलती आई है। इसके जरिए अगर उत्तराधिकारी गोद लेने के काम को पहले से अंग्रेज अधिकारियों की सहमति प्राप्त न होगी तो ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाएगा। 1848 में और वर्ष 1854 में नागपुर, झांसी समेत अनेक राज्यों को इस सिद्धांत के अनुसार अधिग्रहण कर लिया गया था। ठीक है। डलहौजी ने अनेक भूतपूर्व शासकों के अधिकारों को मान्यता देने और उन्हें पेंशन देने से इनकार कर दिया। इस तरह कर्नाटक, सूरत के नवाबों और तंजौर के राजाओं की उपाधियां छीन ली गई। इसी तरह भूतपूर्व पेशवा बाजीराव द्वितीय, जिसे बिठूर का राजा बना दिया गया था, जब मरा तो डलहौजियों ने उसका वेतन या पेंशन उसके दत्तक पुत्र नाना साहब को देने से इनकार कर दिया। लॉर्ड डलहौजी की निगाहें अवध के साम्राज्य की ओर हड़पने लगी थी। इस काम में कुछ बाधाएं थीं। पहले है कि बक्सर की लड़ाई के बाद अवध के नवाब अंग्रेजों के सहयोगी रहे थे। इसके अलावा इन तमाम वर्षों में अंग्रेजों के सबसे अधिक आज्ञाकारी भी रहे थे। अवध के नवाब के कई उत्तराधिकारी थे, इसलिए उस पर राज्यों का विलय सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता। अवध के नवाब को राज्य से वंचित करने के लिए किसी और बहाने की जरूरत थी। अंत में लॉर्ड हार्डिंग ने अवध की जनता की दशा सुधारने का सहारा लिया। नवाब वाजिद अली साहब पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने अपने शासन को ठीक से नहीं चलाया है, सुधार लागू करने से इनकार कर दिया। इसके बाद राज्यों को 1856 में हड़प लिया गया। निसंदेह अवध का शासन का पतन वहाँ की जनता के लिए कष्ट का कारण था। अवध के नवाब को अपने समय दूसरे शासकों की तरह स्वार्थी अयासों में डूबे हुए थे। प्रशासन ठीक से चलाने या जनता की भलाई करने की चिंता नहीं करते थे। पर इस हालत में अंशतः अंग्रेज भी जिम्मेदार थे, जो कि 1801 में अवध पर नियंत्रण किए गए हुए थे और परोक्ष रूप से वहां राज कर रहे थे। वास्तव में डलहौजी का शासन इस कारण से था कि अवध अपनी बेपनाह दौलत के साथ मैनचेस्टर में तैयार मालों के लिए एक अच्छा बाजार बन सकता था। यही चीज़ थी जो उसकी कथाकथित मानवतावादी भावनाओं के पीछे काम कर रही थी। ऐसे ही कारणों से कच्चे कपास कि ब्रिटेन में बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए डलहौजी ने 1853 में निज़ाम में बरार का कपास उत्पादक प्रांत ले लिया। यह बात हमें स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि देशी राज्यों के बने रहने या हड़प लेने का उस समय का कोई अधिक महत्व नहीं रह गया था। वास्तव में तब तक कोई भारतीय राज था भी नहीं। सुरक्षा प्राप्त देशी राज्य भी उसी तरह ब्रिटिश साम्राज्य के भूभाग थे जिस तरह से कंपनी प्रत्यक्ष शासन वाले इलाके। अगर कुछ राज्यों में ब्रिटिश नियंत्रण का स्वरूप बदला गया तो केवल अंग्रेजों की सुविधा के लिए। यहाँ की जनता का हित इस पहचान से कोई संबंध नहीं था।